मैं उसे समझा दूंगी बेशर्ते तुम मुझे सच बता दो, या फिर मैं पार्टी में आऊंगी बेशर्ते तुम उसे इनवाइट मत करो। तो जब भी आप बोलते हो बेशर्ते, मतलब शर्त ये है कि, कंडीशन ये है कि, वहां पे आप यूज करोगे इंग्लिश में प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। आप चाहो तो दैट लगाओ, आप चाहे तो स्किप कर दो, दोनों का मतलब सेम है। जैसे एग्जाम्पल देखें कि मैं उसे समझा दूंगी बेशर्ते तुम मुझे सच बता दो, तो आप कहोगे I will make him understand। आप चाहो तो explain का यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन से I will make him understand provided that you tell me the truth। मैं उसे मना लूंगी या कन्विंस कर लूंगी बेशर्ते तुम मेरी मदद करो, तो आप कहोगे I will convince him provided that you help me। I will convince him provided that you help me। Guys, जब भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो जहां पे आप कहते हो की बदौलत, उसकी बदौलत, भगवान की बदौलत, मेरी बदौलत, हमारी बदौलत, जब भी आप बोलते हो तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं थैंक्स टू समथिंग और समवन। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हर, थैंक्स टू देम, थैंक्स टू अस, व्हाटएवर इट इज। तो वहां पे आप यूज करोगे थैंक्स टू, उसके बाद आप यूज करोगे अपना सेंटेंस जो भी बोलना चाहते हो। भगवान की बदौलत मुझे जॉब मिल गई है, थैंक्स टू गॉड आई गॉट अ जॉब। उसकी बदौलत मैं अपना काम कर पाया या कर सका। थैंक्स टू हर आई कुड कंप्लीट माई वर्क। उसकी बदौलत मैं टाइम पर पहुंच पाई। थैंक्स टू हर आई कुड रीच ऑन टाइम टुडे। It doesn't sit well with me. It doesn't sit well with me. Guys, this is very common expression is used by native speakers in their movies and series if you watch them. So maybe you heard somewhere or the other this expression, it doesn't sit well with me. It means you don't agree with someone. Whenever you want to say that I don't agree, I disagree with you, with your statement. So you can say that it doesn't sit well with me. This is very common expression. It is very useful expression you can use in your conversation. For example, I can understand whatever you're saying about this company, that's your own perception, but it doesn't sit well with me. मुझे तो पहले से पता था कि तुम ये मैच जीत जाओगे। आगे तुम एक नंबर के मीन्स अव्वल नंबर के प्लेयर जो ठहरे, तो आप बोलोगे I knew that all along। I knew that all along you would win this match। After all, you are the player of the first order। अब यहाँ पे हमने यूज किया मुझे तो पहले से पता था, मतलब बिगिनिंग से पता था, तो आप बोलोगे ऑल अलोंग, पहले से, बिगिनिंग से, ऑल अलोंग, मुझे पता था, आई न्यू ऑल अलोंग। तुम जीत जाओगे, यू वुड विन दिस मैच, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, आखिर, तुम एक नंबर के प्लेयर जो ठहरे, यू आर द प्लेयर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मतलब अव्वल नंबर के, एक नंबर के। चलिए इसे एक बार फिर रिपीट करते हैं। I knew that all along you would win this match. After all, you are the player of the first order. Step up your game. Step up your game. This is an idiom and it means to start performing better. जो आप परफॉर्म कर रहे हो अभी के लिए उसको और अप लेवल पर लेकर जाना और ज़्यादा बेटर बनाना, वहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप अप योर गेम। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप इस कंपटीशन को जीतना चाहते हो, असल में जीतना चाहते हो, तो आपको जो है अपनी गेम को स्टेप अप करना होगा, मीन्स अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर करना होगा। तो आप कैसे बोलोगे, इफ़ यू रियली वांना विन दिस मैच या फिर विन दिस कॉम्पिटिशन, यू विल हैव टू स्टेप अप योर गेम। इफ़ यू रियली वांट टू विन दिस कॉम्पिटिशन, यू विल हैव टू स्टेप अप योर गेम। मैं वहां जाकर रहूंगा, मैं उसकी मदद कर कर रहूंगा, मैं ये सीख कर रहूंगा। गाइस, आप भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे जहां पे आप बोलते हो कि मैं ये काम कर कर रहूंगा, जाकर रहूंगा, खाकर रहूंगा, सीख कर रहूंगा। इंग्लिश में हम इसके लिए बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट अगर है तो, फिर हम यूज करेंगे एंड में फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगी, आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। मैं वहां जाकर रहूंगी, आई विल गो देयर फॉर श्योर। मैं उससे बात कर कर रहूंगी, आई विल टॉक टू हिम फॉर श्योर। हार्ड एंड फास्ट, ये एक इडियम में एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कठोर या फिर कड़ा, बहुत सख्त, जैसे आप स्ट्रिक्ट बोल देते हो। ये ज्यादातर हम नियमों के लिए यूज करते हैं, रूल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के रूल होते हैं। जो भी नियमों की हम बात करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिक्ट नियम, तो हम बोलेंगे हार्ड एंड फास्ट रूल्स या फिर हार्ड एंड फास्ट।
जैसे देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू दिस वर्क, देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू दिस वर्क, इस काम को करने का कोई भी कड़ा नियम नहीं है। यू हैव टू फॉलो हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ आवर कंपनी इफ यू वांट टू वर्क हियर। You have to follow hard and fast rules of our company if you want to work here. अगर आप हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ के सारे कड़े नियम जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, फॉलो करने होंगे। चलिए सीखते हैं एक इंटरेस्टिंग इडियम टुडे, दैट इज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर समथिंग you have done. Means you have made any mistake, you have done something wrong, now you have to face the results. Means now you are going to be punished for that wrong activity, for that mistake. For example, stop stabbing her in the back, otherwise you'll have to face the music one day for sure. Stop stabbing her in the back, otherwise you'll have to face the music one day for sure. एक बात पर अटक जाना, एक बात के पीछे पड़ जाना या फिर एक बात को पकड़कर बैठ जाना, इन सब के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं एक स्ट्रक्चर, दैट इज गेट स्टक ऑन वन थिंग। गेट स्टक ऑन वन थिंग, जैसे तुम एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो तो आप बोलोगे यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। एक बात को पकड़कर मत बैठो, डोंट गेट स्टक ऑन वन थिंग। वो एक ही बात को पकड़कर बैठा था कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आप बोलोगे ही गॉट स्टक ऑन वन थिंग, व्हाई ही डिड सो। ही गॉट स्टक ऑन वन थिंग, दैट व्हाई ही डिड सो। गाइस, एक बहुत ही कॉमन सी फ्रेज जो हम सब अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जहां पे आपको बोलना हो कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो हम उसे भूला नहीं कहते। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो मिस्टेक करता है उस मिस्टेक को एडमिट कर ले, माफी मांग ले, अपोलोजाइज कर ले, तो उस पर्सन को हम जो है भूला नहीं कहते, मतलब उसको माफ कर देना चाहिए, उसको कोई बात नहीं जाने देना चाहिए उस सिचुएशन को। तो वहां पे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, मतलब आपके जो एक्शंस हैं, जो भी आपने किया है, गलतियां हैं, उनको सुधारने का कोई भी टाइम नहीं होता। आप कभी भी उनको सुधार सकते हो, कभी भी अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो हम उसे भूला नहीं कहते। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। गिव अप वर्सेस गिवन। गिव अप टू क्विट, हार मान लेना। मैं हार नहीं मान सकता, आई कैंट गिव अप। आई कैंट गिव अप। गिवन, किसी की डिमांड पे अग्री कर जाना, किसी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेना, वहां पे हम यूज करते हैं गिवन। जैसे शी इंसिस्टेड मी अ लॉट फॉर अ न्यू ड्रेस, इवेंचुअली आई हैड टू गिव इन। मतलब उसने मुझे न्यू ड्रेस के लिए बहुत इंसिस्ट किया और फाइनली इवेंचुअली मुझे गिवन करना पड़ा, उसकी डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ा। शी इंसिस्टेड मी अ लॉट फॉर अ न्यू ड्रेस, इवेंचुअली आई हैड टू गिव इन।